Assalamualaikum everybody. My name is Reej and I'm a freelance content writer who earns through Facebook. So if you have not been following me on other videos, let me tell you again that I earned 60,000 rupees in my first month of freelancing on Facebook. Used no other professional platform. So I think I've come to know about the strategies that are required to crack down this field, and it's my duty as well to tell you guys. So yeah, basically last week से जब से मैंने videos बनाना शुरू की हैं, there have been dozens of people who have contacted me directly, और उनके questions को मैं answer भी करती रही, but somehow like I couldn't answer all of them. तो बेसिकली आई थॉट कि उन सारों के क्वेश्चंस में से आई पिक आउट द मेन क्वेश्चंस और आई विल आंसर देम ऑन दिस वीडियो. तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट एवरीबडी लाइक लिटरली एवरीबडी वाज आस्किंग दैट वाज कि कौन से फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें, बिकॉज देयर आर डजन्स एंड डजन्स ऑफ देम आउट देयर. तो आई एम शोइंग यू माई ओन योर ग्रुप सेक्शन ऑफ फेसबुक ID, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई हैव ऑल्सो जॉइंड अ लॉट ऑफ ग्रुप्स. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बिकॉज लिटरली बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं. तो यू हैव, सबसे पहले चीज़ जो आपने देखनी है वो उनके फॉलोअर्स देखने हैं. अगर उनके फॉलोअर्स 10,000 20,000 50,000 से ज़्यादा हैं तो गो फॉर दोज ग्रुप्स, बिकॉज जहाँ पब्लिक होती है वहाँ पे अच्छी जॉब पोस्टिंग भी ऑफ कोर्स होंगी. कम फॉलोअर्स वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. बट ये मैं नहीं कहूँगी कि 1 2 3 कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छे हैं उनको ज्वाइन करो, बाकियों को ना करो. दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज हर जगह अच्छी पोस्टिंग भी होती हैं, बुरी पोस्टिंग भी होती हैं, हर जगह स्कैमर्स भी होते हैं. तो आई थिंक द बेस्ट सजेशन इज़ टू फॉलो एट लीस्ट 30 ग्रुप्स दैट हैव गुड फॉलोइंग अमाउंट. उनको फॉलो कर लो, सो यू डोंट मिस आउट एनीथिंग दैट वाज सपोज टू बी इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यू नो. तो आप बेसिकली उन सारों को फॉलो कर लो, बट स्टिल इफ़ somebody is looking forward to like 2 or 3 groups that are really good. तो अब मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी ग्रुप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर आई एम सेइंग कि पाकिस्तान फ्रीलांसर वाज अ ग्रुप जहाँ पे मुझे अपने हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट्स और बेस्ट क्लाइंट्स मिले हैं. टॉप 3 क्लाइंट्स वहीं से मिले हैं. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड ग्रुप. लेकिन उसी ग्रुप में स्कैमर रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो स्टिल मैं ये कहूँगी कि इट्स बेटर कि आप 30 एटलीस्ट ज्वाइन कर लो. मैंने खुद ऐसे ही किया हुआ है, मैं आपको पिक्चर्स भी साथ साथ दिखा रही हूँ. तो विद दैट सेड लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. तो इसके बाद जो लोगों ने बहुत ज़्यादा बात पूछी दैट वाज कि आपके पास ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है क्या इस फील्ड में आने के लिए. देखो, लेट मी टेल यू माई ओन स्टोरी. ऑल्दो मुझे कोई आइडिया नहीं था, लिटरली आई हैड नो आइडिया कि मैं इस फील्ड में आने वाली हूँ. 1 महीने पहले मुझे, एज ए टोल्ड बिफोर, मुझे नाम भी नहीं पता था फ्रीलांसिंग का. तो लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग 1 ईयर बिफोर. लाइक मुझे 1 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी. वो एक ऐसे शौकिया ही की थी बस, क्योंकि आई वाज अ टॉप रैंकर इन माय ओन कॉलेज. तो मैं स्टडी टिप्स देना चाहती थी लोगों को, अपने स्पेसिफिकली मैं कॉलेज के जो थे स्टूडेंट्स, मेरे बैचमेट्स या मेरे से जो पीछे बैचेस में थे, उनको टिप्स देना चाहती थी. तो आई क्रिएटेड अ ब्लॉग. लेकिन बाय चांस वो टॉपिक्स ऐसे थे कि इट स्टार्टेड टू रैंक गुड, तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं पूरा साल वो करती रही. अब मैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करती हूँ, मैं आई टेल देम कि आई हैव 1 ईयर ऑफ ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस, दैट इज़ लाइक आई ओन अ पर्सनल ब्लॉग. तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन शो करता है. लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. लेकिन एज यू आर इन दिस फील्ड, और ये चीज़ मैटर ज़रूर करती है, आप लिख रहे ब्लॉग पोस्ट हो तो आपके पास ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. तो आप लोगों को ये कह सकते हो कि यू ओन अ पर्सनल ब्लॉग. टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है कि कब से कर रहे हो, जस्ट ये कह दो कि यू ओन योर ओन पर्सनल ब्लॉग एंड इट्स रनिंग गुड एज वेल. तो आप ब्लॉगर पे जाओ. इट्स लिटरली इतना सिंपल है जैसे एक फेसबुक आईडी बनानी होती है. ब्लॉगर पे जाके अपनी आईडी बनाओ, वहाँ पे ब्लॉग्स अपने लिहाज से जो दिल करता है पोस्ट कर दो. अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि आप जब एसईओ सीख रहे होते हो ना, तो उसके अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास अपना प्लेटफॉर्म होता है, आप उसको यूज़ करते हो.
जैसे कि आपने कुछ नए कीवर्ड सर्च किए हैं दैट हैव लाइक गुड पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, लाइक वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, उनका मंथली वॉल्यूम भी अच्छा होता है। तो उस एसईओ कीवर्ड को आप यूज़ करके कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हो और उसको चेक करते हो कि वाकई ये सारा कुछ जो दे रहा है मेरा एसईओ टूल जो दे रहा है वो काफ़ी इफेक्टिव है या नहीं। तो आई थिंक कि टेस्टिंग के लिए भी अच्छा रहता है, दूसरों पे इंप्रेशन भी अच्छा रहता है कि हाँ इसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर है। अच्छा, मेरी तीसरी, अच्छा फिर लोगों ने पूछा कि आप क्लाइंट को डील कैसे करते हो? मुझे मतलब हमें लोगों को डील नहीं करना आता, या लोग मतलब बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर हाई पेइंग क्लाइंट्स आ जाते हैं तो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग रियली गुड, तो आप उनको कैसे डील करो? मेरी सबसे बड़ी टिप, और इस पूरे महीने में जो मैंने बात नोट की है, और आई थिंक दैट वाज द प्राइमरी रीज़न ऑफ द सक्सेस, वो ये थी कि मैं अपने आप को कतन बिल्कुल भी शो नहीं करती थी कि आई वॉज अ न्यूबी। फर्स्ट वीक में मैं लिखती थी आई वॉज अ न्यूबी एंड मुझे कोई घास भी नहीं डालता था। सच्ची बात है, मैं जिसको लाइक प्रपोजल्स भेजती थी तो उनके रिप्लाइज तक नहीं आते थे, उन पे लाइक मतलब ओके भी नहीं कोई कहता था। लेकिन मैंने बात नोट की कि वाकई ये जो न्यूबी का टैग है मुझे अपने ऊपर से रिमूव करना है। ऑल दो मेरे लिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आप प्रैक्टिस अच्छी करो, उसके बाद लोगों को जितना प्रोफेशनल अपने आप को ट्रू सेंस में शो कर सकते हो उतना प्रोफेशनल लिटरली शो करो। लाइक मेरे पास ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ब्लॉग पोस्ट वाकई किसी लेआउट से लिखी जाती है, मैं तो बस ऐसे ही जो दिल में आता था लिखती जाती थी। लेकिन इस बात को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। आई सेड कि आई हैव 1 year ऑफ ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस एंड आई ओन अ पर्सनल ब्लॉग। तो ये बात उन लोगों पर बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव थी। इसी तरह मैं शो करती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के साथ काम किया है, उनमें हो सकता है लाइक मैंने अब सिर्फ एक कंपनी के साथ काम किया था फ़िलहाल, तो मैं कह देती थी बी आई वर्कड इन मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग दिस कंपनी, और वो फिर उस कंपनी पे जहाँ पे मेरा पब्लिश होता था आर्टिकल, वो भी मैं उसको शो कर देती थी। तो द मीनिंग इज़ कि आप अपने जो आपने वाकई काम किए हुए हैं, लाइक अगर वो कोई कहता था कि आपने पेट निशेस पे, आपने किसी जैसे फैशन निशेस पे लिखा है या नहीं, तो मैंने बस एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी एक शर्ट के बारे में, तो आई सेड कि हाँ मैंने ऐसा काम किया हुआ है और उसका रिलेटेड सैम्पल ये है। तो जिस चीज़ के लिए वो मतलब ढूंढ रहे हैं ना, जिस किस्म का बंदा, आपको सेंस होना चाहिए कि हाँ ये इस किस्म का बंदा ढूंढ रहे हैं, और अपने आप को उस तरह मोल्ड कर लो। शो योर सेल्फ एज प्रोफेशनल। लिटरली मैं जितना ज़्यादा कहूँ ना उतना ये काम है, ये बात बहुत बहुत मैटर करती है कि आप अपने आप को एक न्यूबी शो करते हो या एक प्रोफेशनल। इसकी एक और टिप भी मैं आपको देती हूँ, कभी भी अपने क्लाइंट को सर या मैम ना कहो। देखो रिस्पेक्ट दिल में होती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो आपसे आपकी एज से लाइक बहुत बड़ा है, जैसे मेरा एक क्लाइंट था वो अबव 50 था, तो उसको मैं अब उसके नाम से बुलाती तो दैट डिडंट मेक सेंस, उसको मुझे सर ही बुलाना पड़ा, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है तो आई सजेस्ट कि सर या मैम ना बुलाओ। इससे आप अपने आप को एक डाउन लेवल पे ले आते हो, उनको एक बड़ी कुर्सी पर बिठा देते हो। आई होप इट मेक सेंस, लेकिन ये वाकई मैटर करता है। नाम से बुलाओ, उस नाम में भी रिस्पेक्ट होती है। नाम से बुलाना चाहिए क्लाइंट्स को, उससे आप और वो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे लेते हो, ठीक है। आप अपने आप को बहुत छोटा नहीं जाहिर करते हो सर कह के अगले बंदे को, ऑल दो रिस्पेक्ट देने में कोई छोटा नहीं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि वन ऑफ द क्लाइंट्स आई वाज डीलिंग विद, ऑल दो उसकी 30 एज थी और माई सेल्फ लाइक आई एम 18, तो मेरे लिए वो काफ़ी बड़ा, लेकिन स्टिल आई वेंट फॉर कॉलिंग हिम बाय हिज नेम रादर देन सर और समथिंग। और फिर जब मैंने अपना सारा, खैर उस वक्त तक तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा हो चुका था, तो वो ही वाज सो इम्प्रेस्ड दैट ही कॉल्ड मी मैम एंड आई वाज लाफिंग बाय बैक स्टेज एंड आई वाज सेइंग कि यार इसको पता भी नहीं है कि आई एम 18 एंड ही इज़ 32, बट स्टिल द इम्प्रेशन इज़ लाइक लिटरली एवरीथिंग ओवर हियर। पहला इंप्रेशन आप अच्छा डालते हो, आप जो सैम्पल्स लिख के रखते हो, मेक श्योर कि वो सैम्पल्स इतने अच्छे हों कि दे लिटरली क्रैक द क्लाइंट्स हार्ट। तो सैम्पल्स एक चीज़, इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई थिंक कि ये चीज़ें वाकई ही मैटर करती हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उन्होंने कहाँ पोस्ट लिखनी है और कैसे लिखनी है। तो लिखने की जहाँ तक बात है, क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि आपकी पब्लिश हुई भी हो पोस्ट। आप सैम्पल अपने वर्ड फाइल में या गूगल डॉक्स में लिख कर रखते हो तो दैट्स गुड इनफ, बट आई थिंक कि पब्लिश हुई भी हो तो दैट्स वे फॉर मोर बेटर।
उसके 2-3 तरीके हैं। आप medium.com पे या लिंक्डइन पे, वहाँ पे वो अलाउ करते हैं आपको पब्लिश करने अपने आर्टिकल्स, तो आप वहाँ पर लिख के पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। वो फिर उनका लिंक सेंड कर दो उनको भी, हाँ ये हमारी प्रोफाइल है, वहाँ पे हमने पब्लिश किया है। स्टिल बहुत सारे लोगों के पास मीडियम और लिंक्डइन के होते ही नहीं है, मतलब अकाउंट्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर लाइक नॉन प्रोफेशनल लुकिंग फॉर सम कंटेंट राइटर, तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हो कि आपका जो अपना आपने ब्लॉग लिखा हुआ है वो पब्लिश हुआ होता है, तो उसकी आप सेंड कर दो। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपके व्यूज़ कम हैं तो वो एक बुरा इंप्रेशन देता है कि वाकई आप न्यूबी हो। तो आई थिंक लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल। वहाँ पे आप लिख के पब्लिश करो और फिर उसके लिंक आप उनको क्लाइंट्स को दे दो। अदरवाइज़ अगर आपका सैम्पल अच्छा है, ट्रस्ट में अगर आपका सैम्पल अच्छा है तो क्लाइंट्स को परवाह भी नहीं होती है कि आप उसे कहाँ पब्लिश कर रहे हो, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती हैं, बिकॉज अब मैं उस स्टेज पर हूँ कि मैं आई स्टार्टेड आउटसोर्सिंग, और मैंने अपने काम करवाने के लिए और राइटर्स हायर करना शुरू कर दी। तो व्हेन आई वाज लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, आई नोटिस द फैक्ट कि वाकई ही सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है that is the quality of the sample. I was looking for someone who could write well. मुझे उसके एक्सपीरियंस वाकई मैटर करता है। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, सारी चीज़ें होती है, बट द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग दैट एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ योर राइटिंग स्किल्स। तो अगर आपने लिखा हुआ अच्छा है तो दिल हायर यू एनीवे, ठीक है। तो विद दैट सेड आई थिंक वी शुड मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्टली वो लोग पूछते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी ताज़ा नाम सुना होता है और वो कहते हैं कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। आई थिंक हर बंदे को, अगर उसकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आई थिंक हर बंदे को ट्राई करना ज़रूर चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड आई सेड बिफोर कि इट्स अ बिजनेस एंड नॉट अ जॉब, तो दैट्स समथिंग रियली स्पाइसी टू। तो द लास्ट क्वेश्चन वाज कि एक ब्लॉग पोस्ट अगर आपको मतलब इल्म ही नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, तो उस ब्लॉग पोस्ट के बारे में आप कैसे लिख सकते हो। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा, मेरे साथ ऐसे हुआ था कि वन ऑफ माय बेस्ट क्लाइंट्स, उसकी कंपनी आईटी रिलेटेड थी बाय चांस। अब मुझे पता नहीं था कि इट वाज आईटी रिलेटेड एंड आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे आईटी के बारे में, खैर मैंने अपने जीसीएसईज में भी कंप्यूटर नहीं रखा था, तो मुझे तो अलिफ बे भी नहीं आती थी। तो लेकिन बाय चांस उसने 7,000 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट लिखवाना था और दैट वाज अ मैसिव जॉब, और मैंने उसको सारी वो सेटिस्फैक्शन दी हुई थी कि आई विल प्रोवाइड हिम द बेस्ट वर्क। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब उसने मुझे टॉपिक दिया कि यूआई यूएक्स डिज़ाइंस हैं और लाइक उसके अंदर डिफरेंट लाइक वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट। अब मैं पहली बार यूआई यूएक्स डिज़ाइंस सुन रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था भाई ऐसी कोई चीज़ होती है। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये थी कि आप गूगल पे एग्जैक्ट कीवर्ड जिसके ऊपर आपको लिखना है, आप उसको सर्च करो। पहली 6 पोस्ट जो आती थी ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, ज़ाहिर है उनमें कोई ना कोई क्वालिटी थी कि गूगल ने उनको इतने ज़्यादा पेजेस में से उनको सिलेक्ट किया और उनको फर्स्ट पेज पे रखा। तो उनको सारा का सारा रीड कर दो। आई लिटरली रेड आउट एवरी सिंगल थिंग आउट ऑफ दोज पेजेस। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं क्या। उसके बाद क्योंकि मैंने उनको कंपाइल करके लिखना था, उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लो वो चीज़ें जो आपको रियली क्लिक किया और आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के लिए भी अच्छी रहेंगी। उन सारी चीज़ों को अलग से एक्सट्रैक्ट करके अपने स्टिकी नोट्स पे या कहीं पर भी, कंप्यूटर के अंदर ही कहीं पर भी लिख दो, वर्ड फाइल छोटी सी बना लो या नोट पैड पर लिख दो। तो उसके बाद अपने तरीके से उन सारों को कंपाइल करके मर्ज करके एक ब्लॉग पोस्ट लिखो। तो आई थिंक कि जब आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होता है, आई एम शोइंग यू द रिव्यूज़ एज वेल, उसको वो मिलने के बाद उसके क्या सजेशंस थे उसके बारे में, और ही वाज लिटरली इम्प्रेस्ड विद वट एवर आई रोट। लेकिन ऑनेस्टली मेरे अपने तो आइडियाज़ थे नहीं, इट वाज ऑल फ्रॉम गूगल। बट द थिंग इज़ कि आप कैसे चीज़ों को मर्ज करते हो, आपकी सबसे ज़्यादा एबिलिटी ये देखी जाती है कि देखो इन्फॉर्मेशन गूगल से तो सारे ही लेते हैं, बिकॉज इंटरनेट की दुनिया में आई डोंट थिंक सो कि कोई बुक्स खोल के ढूंढता रहेगा कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी चाहिए हमें। तो द थिंग इज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है दैट इज़ योर स्किल टू मर्ज थिंग्स इन अ ब्यूटिफुल वे। तो आपकी इंग्लिश एटलीस्ट इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आपको डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो यू कंपाइल दैम, यू मर्ज दैम इन वे दैट इंस्पायर्स द रीडर। तो आई थिंक कि उस तरीके से बंदा आसानी से लिख सकता है। और एक और बात भी, मैंने एक कमेंट आया था उसमें एक लड़की ने पूछा था
कि मैं जब एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी हूँ तो क्या मुझे लिंक्स ऐड करने पड़ते हैं, क्या मुझे लाइक पिक्चर्स ऐड करनी चाहिए, मुझे उसके बॉर्डर्स ऐड करने चाहिए, सजाना चाहिए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप एक कंटेंट राइटर हो, आप डिज़ाइनर नहीं हो, ठीक है। अगर आपसे कोई क्लाइंट लिखवा रहा है तो फॉर श्योर लाइक बहुत सारे टाइम के लिए ऐसा होगा कि वो बाद में अपने डिज़ाइनर को देंगे, वो सारा कुछ कॉपी करके अपने तरीके से उसको मोल्ड करके डिज़ाइन करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उनको परवाह भी नहीं है कि आपने क्या स्टाइलिंग की हुई है। एक दफ़ा मैंने आउटसोर्स किया था एक बंदे को, और उसका रिस्पॉन्स, अब उसने जो मुझे दी थी ब्लॉग पोस्ट, उसमें बॉर्डर्स बहुत अच्छे, इंस्टाग्राम के ऊपर उसने लिखना था, सही पिक्चर्स ऐड हुई हुई, लिंक्स आउटलिंकिंग थी, इंटरलिंकिंग थी अपने वेबसाइट्स की भी, और आई वाज तो एट फर्स्ट आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड कि वाह यार इतना अच्छा उसने लेआउट करके दिया सारा कुछ। लेकिन बाद में जब मैंने उसे रीड करना शुरू किया, बाय चांस मैंने विकीपीडिया का, इंस्टाग्राम का लाइक वो रीड किया हुआ था पोस्ट, मैंने इसी किस्म की लिखनी थी, तो आई हैड टू गो थ्रू दैट एज वेल। तो आई नोटिस्ड कि एक एक लिटरली वर्ड कॉपी हुआ था। इट वाज लाइक मैं उस पर 100% प्लेगरिज्म क्लेम लगा सकती थी। तो आई वॉज अनॉयड विद इट, और मुझे सही गुस्सा आ गया उस बात पे भी, हद हो गई यार। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ये बात मैटर करती है कि आप लिखते कितने खूबसूरत तरीके से और कितना मोटिवेटिंग तरीके से लिखते हो और कितना ईमानदारी से लिखते हो। सबसे ज़्यादा चीज़ ये मैटर करती है। और जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी आपसे यही चाहिए, आप बॉर्डर्स लगा के दो या ना दो, उन्होंने आपकी वो वर्ड फाइल डायरेक्ट नहीं पोस्ट करनी होती है, उन्होंने आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट करना होता है अपने वेबसाइट के ऊपर। तो आपका कंटेंट बेसिकली अच्छा होना चाहिए। तो whoever asked this question, I hope it's clear to them as well कि इतना सजावटों की ज़रूरत नहीं होती, just work on your writing skill. So that's it for my video. I really hope that it helps you out, and बाद में भी आपको, अगर आपको मेरी वीडियोस की मदद चाहिए हो तो डू कमेंट बिलो, तो आई मेक one for you. So thank